विद्या भारती का मूल प्रेरणा का स्रोत और केंद्र तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हिंदुत्वनिष्ठ नागरिक तैयार हों, इस दृष्टि से संघ ने कोई बड़ी योजना की हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन 1952 में 1952 में एक ऐसा विचार आया जिसमें नानाजी देशमुख थे, दीनदयाल जी थे, ऐसे भाऊराव देवरस थे। तो ये सारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें प्रयोग के रूप में कि जिनको ऐसी समझ आई कि भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत भी सिस्टम तो वही रहा जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में था। तो स्व तो आया नहीं, स्व का बोध भी नहीं हुआ, तो स्वतंत्र का तंत्र ही स्व हुआ। कार्य योजना सारी वह की वह रहेगी, तो उसमें एक बदलाव की जरूरत है। तो भारतीय शिक्षा का एक मॉडल होना चाहिए, और ऐसा उन्होंने प्रयोग गोरखपुर में किया। और गोरखपुर में 1952 में वो एक पहला छोटा सा विद्यालय चलाया, और वहीं से उसी संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी योजना से, वो एक संघ की प्रेरणा उनके अंदर थी। लेकिन इससे पहले भी 1946 में एक विद्यालय प्रारंभ हो चुका था। परम पूज्य गुरु जी जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, वो ब्रह्म सरोवर के किनारे, वो कुरुक्षेत्र अपने प्रवास पर थे, तो वहाँ वो ठहरे। वहाँ के जो संघ चालक थे, तो ब्रह्म सरोवर के किनारे उनका घर था। तो गुरु जी ने कोई इच्छा की, मैंने वहीं ठहरूंगा जहाँ ब्रह्म सरोवर के पास प्रातःकाल में स्नान करूंगा। तो स्वयंसेवकों को लगा कि गुरुजी की चाह ब्रह्म सरोवर के पास है, तो रात्रि को रहे, और दूसरे दिन उनको कहने लगे, गुरुजी को कहने लगे, ऐसा करेंगे, हम आपको 2 कमरों का यहाँ पर एक भवन बना देंगे, जब भी आप कुरुक्षेत्र आया करेंगे तो आप उस भवन में रुकना। गुरुजी ने उस वक्त कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसी दिन रात्रि को जब वो भोजन पर बैठे, तो उन्होंने दोबारा कहा कि आपने हाँ नहीं की, तो आपको यहाँ कक्ष बनाएंगे, 2 कमरों का भवन बनाएंगे, वहाँ रहा करें। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई, आप ऐसा करना, मेरे लिए, मेरा तो सारा हिंदुस्तान मेरा घर है, सारे हिंदुओं के घर मेरे घर हैं, तो मुझे तो घर नहीं चाहिए, पर आप यहाँ पर एक विद्यालय ऐसा बना दीजिए जिसमें अच्छे हिंदुनिष्ठ विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे, और ब्रह्म सरोवर के किनारे एक बहुत अच्छा दृश्य बनेगा, देश विदेश के बच्चे वहां पढ़ने आएंगे। तो आप हैरान होंगे, मेरा ख्याल लगभग 60 एकड़ से ज्यादा जगह जो वहां के नगर के संघ चालक थे, उन 2 भाइयों ने मिलकर, तीनों ने मिलकर वो जगह दान कर दी, और हिंदू शिक्षा समिति की स्थापना हुई। लाहौर में उसका पंजीकरण हुआ, और वो पहला विद्यालय चल गया। और गुरुजी ने भी जो अपने घर का हिस्सा था, वो जो राशि आई थी, वो उस विद्यालय के लिए वहां पर दान कर दी थी। आज जब शिक्षा को केवल बाजार की वस्तु बना दिया गया है, जब ज्ञान का मूल्य पैसों और मार्क्स में नापा जाने लगा है, विद्या भारती एक बार फिर शिक्षा को उसके मूल उद्देश्य की ओर लौटा रही है। यह संस्था शिक्षा को केवल नौकरी या डिग्री तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे राष्ट्र सेवा का सशक्त माध्यम बनाती है। विद्या भारती के शिक्षण प्रयास यह सिखाते हैं कि ज्ञान का असली उद्देश्य समाज और राष्ट्र के लिए योगदान देना है, और प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अंदर क्षमता और जिम्मेवारी का अनुभव कराना भी है। मैं भारत माता हूं, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूं। मेरे लिए शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, मेरी शिक्षा चरित्र गढ़ती है, सेवा सिखाती है और राष्ट्र के लिए जीना सिखाती है। जब मेरी संतानों को अपने इतिहास पर गर्व होता है, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहता है। एस गोलवलकर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने वर्ष 1946 में कुरुक्षेत्र में अपना पहला गीता विद्यालय स्थापित किया। हालांकि 1948 में RSS पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण गीता विद्यालय मॉडल के प्रसार पर प्रभाव पड़ा। प्रतिबंध हटने के बाद 1952 में नानाजी देशमुख द्वारा गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय स्थापित किया गया। विद्या भारती की सारी कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है। वो अपने लक्ष्य में ये कहा
कि हम ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करेंगे। यानी विद्या भारती ने मॉडल ऑफ भारतीय एजुकेशन ऐसा एक निश्चय करके दिया कि हम विद्यालय चलाएंगे देश भर के अंदर। ये मौलिक विचार नहीं है विद्या भारती का। हमारा जो विद्यालय होगा वो राष्ट्र निर्माण यानी कि हिंदू निष्ठ और राष्ट्र के लिए जीने वाले नवयुवक तैयार हों, ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है। और उसके लिए उन्होंने एक पाठ्यक्रम बनाया जो विद्या भारती के पाठ्यक्रम है विद्यालयों के बच्चों को पढ़ने के लिए। वो तो वहाँ के राज्य बोर्ड है, राज्य शिक्षा विभाग है, सीबीएसई का पैटर्न है, आईसीएसई का, वो तो जो सरकार ने दिया वो तो है ही। लेकिन विद्या भारती ने इस कार्य को करने के लिए जो संस्कारों की व्यवस्था की, उसमें 5 आधारभूत विषय दिए। आधारभूत विषय यानी कि संस्कृत, संगीत, योग, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक। इसके आधार पर कक्षा शिशु से लेकर 3 वर्षीय बच्चे से लेकर कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम का निर्माण किया। आचार्यों का प्रशिक्षण उस दृष्टि की, यानी वो कोर सब्जेक्ट है विद्या भारती के, और जो सरकार के द्वारा रिकमेंडेड सारा सिलेबस है उसके साथ उसको अटैच करके ऐसा एक वातावरण का निर्माण किया। तो सचमुच में राष्ट्र निर्माण की कार्यशाला ही है। और 75 वर्ष विद्या भारती को होने लगे हैं, तो इस यात्रा के अंदर ऐसा सिद्ध करके भी दिखाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देश के अंदर हैं। सरस्वती शिशु मंदिर मॉडल को शीघ्र ही विभिन्न स्थानों पर अपनाया गया और जैसे जैसे विद्यालयों की संख्या बढ़ी, एक सुव्यवस्थित प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता महसूस हुई। इसी के तहत राज्य स्तर पर विद्यालयों की गतिविधियों के समन्वय के लिए शिशु शिक्षा प्रबंधक समिति का गठन किया गया। ऐसी समितियां दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थापित की गईं। कि अपने देश में स्वतंत्रता के बाद जो तुरंत बाद कुछ निर्णय करने थे उसमें चूक हुई, कारण कोई भी रहा हो, चाहे उसका राजनीतिक उद्देश्य रहा हो, चाहे वह और परिस्थितियां रही हों, लेकिन संस्कार विहीन जीवन पशु तुल्य है। तो जीवन कैसा चाहिए? यानी व्यक्ति को सुखी रहना है, व्यक्ति का परिवार सुखी रहे, उसका समाज सुखी रहे, राष्ट्र सुखी रहे। तो ये जो हम सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, भारत का जो विचार है, इनकी व्यवस्था यदि शिक्षा में नहीं है तो सही मायने में वो शिक्षा है ही नहीं। इसलिए विद्या भारती का मानना है कि शिक्षा को संस्कारों से युक्त करना है और ऐसे संस्कारों की एक रचना कर रखी है, पाठ्यक्रम के आधार पर की है, आचार्यों के अध्यापकों के प्रशिक्षण में कर रखी है। और उसका शब्द भी उन्होंने फिर उसको सर, मैम, टीचर, अध्यापक, मास्टर ऐसा शब्द नहीं दिया, क्योंकि शब्द भी जीवन खड़ा करते हैं। तो विद्या भारती ने उसको आचार्य शब्द कहा, अपने आचरण से सिखाने वाला। तो उसका संस्कार कैसा है, उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है, नंबर 1। दूसरा, संस्कारप्रद व्यवस्था बनाना, उससे भी जीवन का निर्माण होता है। तो संस्कारों का जो कमी आई है देश भर के अंदर, धीरे 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 आज विद्या भारती के विद्यालयों से लगभग पूर्व छात्रों का एक अनुमान है कि 40 लाख ऐसे लोग होंगे जो सेटल हैं अपनी गृहस्थी में। तो उनके परिवारों से संपर्क करने का जब कोशिश हो रही है, और आज एक बहुत बड़ा पोर्टल एलुमनाई का है पूर्व छात्रों का, उसमें भी 10,65,000 के करीब छात्र रजिस्टर्ड हैं। उनके जीवन का पर जब हम विचार करते हैं तो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी संस्कार प्रियता, राष्ट्रभक्ति, ये जो संवेदनशील जीवन, दूसरों के लिए जीवन, ऐसा उन पूर्व छात्रों के माध्यम से भी दिखाई देता है। और ये अपेक्षा करते हैं कि विद्या भारती के विद्यालयों का ये अनुकरण और आचरण अन्य सरकारी गैर सरकारी विद्यालय भी करेंगे तो इस देश के लिए जो कल्पना कर रखी है दुनिया ने, यानी कि विश्व के शांति का प्रतीक, सुख रहने का प्रतीक, कल्याण का प्रतीक, तो वो भारत इस विद्या भारती की शिक्षा से निश्चित रूप से प्रकट होगा।
विद्या भारती में शिक्षक केवल अध्यापक नहीं होते, वे मार्गदर्शक होते हैं जो विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि उनके जीवन की राह पर भी सही दिशा देते हैं। यहां विद्यार्थी केवल प्रतिस्पर्धा करना नहीं सिखाते बल्कि सहयोग, समझ और सामूहिक विकास की भावना भी अपनाते हैं। अभिभावक भी विद्यालय के केवल ग्राहक नहीं होते बल्कि इस शिक्षा प्रक्रिया के सक्रिय सहभागी नायक भी होते हैं। यही त्रिकोण शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक विद्या भारती की शिक्षा को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहने देते बल्कि इसे सामाजिक सशक्त और जीवन बदलने वाली शिक्षा बनाते हैं। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं ज्ञान और त्याग का प्रतीक हूं। विद्या भारती की शिक्षा ज्ञान को अहंकार नहीं बनने देती। यह शिक्षा सफलता के साथ संयम भी सिखाती है। यह कालखंड उस समय से मेल खाता है जब भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय चुनावों में विजय प्राप्त की थी। उल्लेखनीय है कि विद्या भारती से जुड़ी एक राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद भी हुआ करती थी जिसमें शिक्षाविद शामिल थे और जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का विश्वास प्राप्त था। किसी भी शिक्षा का आधार 3 बातों पर, 4 पर, मुख्य पर रहता है। उस देश की प्रकृति क्या है, उस देश की संस्कृति क्या है, उस देश का इतिहास क्या है, उस देश की आवश्यकताएं क्या है। यदि शिक्षा में ये 4 बिंदु नहीं हैं तो शिक्षा भ्रमित है। तो ये जो आपने इतिहास की बात कही, संस्कृति की बात कही, उस वक्त के सोचने वालों का जो पश्चिम का केंद्र होने के कारण से उनकी समझ से ये बातें बाहर रही। धीरे धीरे उसके दुष्परिणाम भी आए। दुष्परिणाम के बाद जैसे जैसे विद्या भारती का व्याप बढ़ता गया, समाज विद्या भारती से जुड़ते गया। आज विद्या भारती के 24,000 औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय हैं। 36 लाख बच्चा पढ़ता है। 1,53,000 आचार्य दीदी हैं। इनके 40 लाख से ज्यादा पूर्व छात्र हैं। तो लगभग 2 करोड़ लोग जो हर रोज काम कर रहा है, इसका जो प्रभाव है इसने सरकारों को भी सोचने पर मजबूर किया। और जो इतिहास तोड़कर दिखाया गया, जो विदेशियों को, उदाहरण के लिए अकबर द ग्रेट, अकबर महान माना, ये हमारी पुस्तकों में हम सब ने पढ़ा है। अब ये सोचने का केंद्र था कि अकबर महान हो सकता है मुगलों के लिए, लेकिन भारत में तो अक्रांता था। जब वो अक्रांता था तो उसके विरुद्ध जिसने संघर्ष किया, महान तो महाराणा प्रताप चाहिए थे। ये जो केंद्र बिंदु सोच का था, इसने बहुत बड़ी हानि शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचाई। और धीरे धीरे विद्या भारती के व्याप के कारण से ये बात समाज को भी समझ आने लगी, सरकारों को भी समझ आने लगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में, वर्गों में इस विषय का चिंतन संघ की स्थापना से ही रहा है। उसका भी एक प्रभाव बना और आज देश इसको स्वीकार करने को तैयार हो गया। 1990 के दशक की शुरुआत तक यह नेटवर्क बढ़कर लगभग 5,000 विद्यालयों तक पहुंच गया और 2003 तक इसमें लगभग 14,000 विद्यालय शामिल हो चुके थे, जिनमें करीब 17 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे। यह विस्तार भारत में शिक्षा की बढ़ती मांग और राज्य संचालित विद्यालय प्रणाली के प्रति असंतोष के कारण संभव हो सका। मार्च 2002 तक विद्या भारती के अंतर्गत 17,300 विद्यालय, 22 लाख विद्यार्थी, 90,000 से अधिक शिक्षक, 15 शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालय, 12 डिग्री कॉलेज तथा 7 व्यावसायिक और प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत थे। शिक्षक का चयन और उसका प्रशिक्षण, विद्या भारती की मान्यता है कि पश्चिम और भारत में जो मुख्य अंतर है, पश्चिम सोचता है कि ये जो बालक है जिसने जब जन्म लिया, ये वानरस्य पुत्र है,
इसको जो हम सिखाएंगे वो ये करेगा। भारत कहता है ये अमृतस्य पुत्र है, भगवान ने इससे अंदर असीम शक्ति दे रखी है, इन शक्तियों को बाहर निकालना ये शिक्षा का काम है। अब इसके लिए शिक्षक चाहिए। पहली चयन प्रक्रिया में शिक्षक की मनोवृत्ति क्या है, उसका सोचने का केंद्र क्या है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। दूसरा, उसकी नॉर्म्स के मुताबिक एजुकेशन पूरी हो। तीसरा, वो ये आचरण से सिखाना बोलो, वो नौकरी करने वाला ना बने, वो आचरण से सिखाने वाला बने, वो उपदेशक ना बने। तो इन क्राइटेरिया के आधार पर उसका चयन प्रक्रिया शुरू होती है और उस चयन प्रक्रिया के लिए स्थानीय प्रबंध समितियां बनी हैं। उसमें एक चयन के लिए एक कमेटी बनती है, वो समितियां, उसमें एजुकेशनिस्ट मेंबर रहता है, सब्जेक्ट का रहता है, और एक सारे के सारे स्कूल के संगठनात्मक ढांचे को देखने वाला रहता है। तो इस तरह से उसका चयन होता है। चयन के बाद उसका प्रशिक्षण का विद्या भारती का एक स्वतंत्र विभाग है, एक प्रशिक्षण केंद्र है अलग से। हर क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र है, हर प्रांत में प्रशिक्षण केंद्र है, अखिल भारतीय टोली है। तो उसको विद्यालय में कक्षा लेने से पहले उसको प्रशिक्षण लेना होता है। तो प्रशिक्षण में जहां उसके विशेषज्ञता अपने विषय में है, उसी के साथ उसके जीवन का व्यवहार भी बदले, जीवन का स्वभाव भी बदले, राष्ट्र के साथ जो एक संवेदनशीलता व्यक्ति के अंदर चाहिए वह भाव भी जागृत हो। तो शिक्षण का जो पाठ्यक्रम बना है, जो मॉड्यूल्स बने हैं, जहाँ स्किल की बात है, जहाँ 21वीं सेंचुरी स्किल की बात आती है, जहाँ विषय के विशेषज्ञता के नाते बात आती है, वही जीवन के आचरण, संस्कार और संवेदनों की बात के भी मॉड्यूल बनाए हैं विद्या भारती ने, और उसके लिए एक अलग स्वतंत्र विभाग है। यही विद्या भारती की सबसे बड़ी जीत है। विद्या भारती के पूर्व महामंत्री दीनानाथ बत्रा ने कहा था कि वे मैकॉले, मार्क्स और मदरसावादियों के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके विकल्प के रूप में विद्या भारतीय शिक्षा के भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण और आध्यात्मिकरण की पक्षधर है। विद्या भारती के विद्यालय उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों के साथ साथ केरल और तमिलनाडु जैसे उन राज्यों में भी संचालित होते हैं जहां आरएसएस का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। अविकसित क्षेत्रों तथा जनजातीय समुदायों द्वारा आबाद इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्या भारती ने अपने शिक्षा के माध्यम से इस समावेशी शिक्षा के लिए, समरस समाज के निर्माण के लिए, बहुत पहले तो विद्या भारती में जाति भी अपने फॉर्म पर हम नहीं लिखते थे। मुझे याद है, मैं भी 1985 से विद्यालय से जुड़ गया था, तो जो प्रवेश पत्र बनता था उसमें, लेकिन धीरे धीरे सरकार की मजबूरियां हैं, सरकार के साथ अटैचमेंट है, वो फॉर्म जाएगा तो वो जाति का कॉलम बना, अन्यथा हमारे यहाँ जाति का कॉलम भी नहीं था। दूसरा, ऐसा समाज जो स्कूल तक पहुंच ही नहीं सकता, उसके लिए भी शिक्षा का प्रबंध किया है, निःशुल्क किया है, और वर्ष में कभी इकट्ठे उनका भोजन इकट्ठा हो रहा है, कभी मिलन हो रहा है, कभी वो वहां जा रहे हैं, विद्यार्थी आपस में मिलते हैं, और ऐसा एक समरस समाज निर्माण की प्रक्रिया विद्या भारती का एक सेवा क्षेत्र की शिक्षा हमारा एक विषय भी है। और उस विषय के अंतर्गत आज हम लगभग 11,000 के करीब एकल विद्यालय और संस्कार केंद्रों के माध्यम से इस विषय को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये भारत का जो समाज है, क्योंकि विद्या भारती की स्पष्ट मान्यता है, जैसे कि ये जो जन्म जब बच्चा लेता है तो वह जन्म वो आत्मा और परमात्मा के मिलन से है, इसलिए वो ईश्वर का ही अंश है। जब वो ईश्वर का अंश है तो वो छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, गोरा नहीं है, काला नहीं है, उच्च जाति का नहीं है, नीच जाति का नहीं है, वो ईश्वर का स्वरूप है, और इसलिए हम उसको ईश्वर मानते हैं। विद्या भारती अपने बालों को स्टूडेंट नहीं कहती, छात्र नहीं कहती, वो भैया बहन कहते हैं, और इसलिए उन्हीं शब्दों से संबोधन करते हुए एक समरस समाज के निर्माण में विद्या भारती की अहम भूमिका है। मैं समय हूं। याद रखो, जिस राष्ट्र की शिक्षा उसकी आत्मा से जुड़ी होती है,